तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन टैग को कंप्लीट किया था और क्वेश्चन टैग के हमने कंसेप्ट्स को भी देखा था और उसमें छोटी मोटी जो भी प्रैक्टिस हो रही थी प्रैक्टिस को भी हमने देखा था। आज हम सबसे एक अच्छा टॉपिक और यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम शुरू करने वाले हैं वॉइस को। उसको जाइएगा तो बंद कर दीजिएगा उसको। आज हम इम्पोर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है वॉइस। अब वॉइस की बात कर लेते हैं तो वॉइस भी एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही ज्यादा रोल अच्छा प्ले करता है और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी बात है कि सर हमें बेसिक कंसेप्ट वॉइस का आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट अगर वॉइस के आप जान गए तो उम्मीद करते हैं कि सर सारा का सारा क्वेश्चन आप बखूबी तरीके से और अच्छे से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश यही है कि अच्छे से चीजों को देखेंगे और बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे अपने कॉपी में और आज के टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे सर, टॉपिक का नाम है वॉइस। और वॉइस की बात कर ले कि इसका एग्जाम में वेटेज क्या होता है। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स जिसकी एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में बेसिकली यह 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस नाते यह इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सर इससे छोटे मोटे क्वेश्चन भी कर लिए जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन होगा वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में का कहने का मतलब यह हुआ कि सर एक क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड होगा और उसी के लिए 4 ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन है अब इसको आप बनाते फिरिए। तो हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सर वॉइस कोई नई टॉपिक नहीं है, सबके लिए अगर मैं बात करूं तो वॉइस नई टॉपिक्स नहीं है। वॉइस को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से पढ़ने का सेंस यह है, कहने का सेंस यह है, जब आप 8 क्लास में होंगे, 6 क्लास में होंगे, 5, 7, 8 किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे तो वॉइस जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता था। और वॉइस वहां पे जो सिखाया जाता था हमसे या फिर हमारे टीचर और मैम हम लोग को जो सिखाते थे वह सब सब्जेक्टिव तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ मिलता था। उसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन प्रोवाइड होता था और उस क्वेश्चन को आप क्या करते थे, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन हमारे सामने जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव ही फॉर्म में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के सर आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे, अच्छा सा हेडिंग लगा लेंगे सर वॉइस। और वॉइस की जब हम बात करते हैं तो वॉइस कितने तरीके से होता है, कैसे रोल प्ले करता है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। चलिए तो वॉइस आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे। तो आपको पता है कि वॉइस बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वह एक नहीं 2 तरह के वॉइस पूछे जाते हैं। एक तो पहला हो गया जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं, एक्टिव वॉइस हम लोग बोलते हैं। दूसरा हो गया यह जो हमारे सामने निकल कर आता है पैसिव वॉइस हो जाता है। अब एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है यही आज के पहले क्लास में हम लोग सीख लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ जाए कि यह एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है और उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस, मतलब कि कैसे सेंटेंस को हम पहचानेंगे वह एक्टिव वॉइस है कि कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि वह पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले अगर हम एक अच्छा सा हेडिंग तैयार कर लें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैं एक छोटा सा हेडिंग तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले हेडिंग मैं तैयार करना चाहूंगा, लिखूंगा सर एक्टिव वॉइस। तो आपको जानना है कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। चूंकि डिफिनीशन की बात है
तो एक्टिव वॉइस होता क्या है और एक्टिव वॉइस के फंक्शन किस तरीके से है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किया जाएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं। तो इसका अगर आप डिफिनीशन तैयार करना चाहें, तो डिफिनीशन अगर तैयार करना चाहें तो आप लिख सकते हैं डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट than the work done। यहाँ डी स्मॉल में होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्मॉल में कर लीजिएगा, डी हो गया सर। तो हमने बोला कि डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क डन। तो कहने का मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। आप बोलेंगे सर एक सेंटेंस में तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जो यह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है इसी को बेसिकली हम डूअर के नाम से जानते हैं। डूअर का मतलब हो गया क्या चीज, तो आप बोलेंगे कि करने वाला होता है। मतलब कि जो एक इंसान किसी भी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलिएगा उसी को हम क्या बोलते हैं सर, उसी को बोला जाता है डूअर। अब हम डूअर की बात कर लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस की खास बात यह है कि डूअर कहाँ होता है, डूअर, डूअर का मतलब हो गया करने वाला व्यक्ति, डूअर स्टार्टिंग में होता है, डूअर सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग का मतलब कहाँ हो गया, तो आप बोलेंगे सर डूअर जो होता है वह सेंटेंस के शुरुआत में होता है। जिस सेंटेंस के शुरुआत में अगर डूअर मिल गया तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। दूसरी बात अगर हम करें डायग्राम से समझना चाहें तो कहने का मतलब कि एक सेंटेंस में अगर आपको डूअर लिखा हुआ मिल रहा है, जरा ध्यान से चीजों को देखेंगे, अगर डूअर लिखा हुआ मिल रहा है तो डूअर लिखा हुआ अगर मिलेगा, डूअर अगर लिखा हुआ आपको मिलता है, डूअर लिखा हुआ मिलता है तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा और इसी डूअर के द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा। अब आप बोलेंगे वर्क डन का मतलब क्या हो गया, तो आप बोलेंगे किया गया कार्य सेंटेंस के कहाँ में होगा सर, तो आप बोलेंगे सेंटेंस के आखिर में होगा, अर्थात सेंटेंस के लास्ट में होगा। और इसमें सर किया गया कार्य और सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वह भी सेंटेंस के आखिर में होता है। मतलब कि जो एक्शन नहीं कर रहा होता है वह भी सेंटेंस के आखिर में जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट रहता है वर्क डन से अर्थात किए गए कार्य से। अगर हम बात कर लें डूअर की खास बात क्या है कि इस तरीके के सेंटेंस में डूअर स्टार्टिंग में आता है अर्थात शुरुआत में होता है। फिर से हमने क्या लिखा कि डूअर अगर स्टार्टिंग में होगा तो उस वॉइस को आप एक्टिव वॉइस बोलोगे और डूअर अगर स्टार्टिंग में है तो उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा वह लास्ट में होगा, या फिर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी हम लास्ट में ही रिप्लेस करते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं पैसिव वॉइस पे। तो पैसिव वॉइस की अगर हम बात कर लें तो आपको पैसिव वॉइस के बारे में क्या जानना है, तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग एक्टिव वॉइस को डिस्कस कर रहे थे उसी तरीके से पैसिव वॉइस को डिस्कस करना है। तो आपने बोला क्या कि जब एक्टिव वॉइस में आप डूअर को पहले रख रहे थे तो पैसिव वॉइस में आप किसको पहले रखोगे, तो आप बोलिएगा सर पैसिव वॉइस में वर्क डन, वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। डूअर मतलब यह हुआ कि सर अब जब सेंटेंस की हम बात करेंगे, अब जब हम सेंटेंस की बात करेंगे तो इंसान के द्वारा किया गया वर्क डन, वर्क डन कहाँ होगा, तो आप बोलिएगा सर वर्क डन स्टार्ट में होगा, स्टार्टिंग में होगा, या फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो उसको भी हम स्टार्टिंग में रखेंगे। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हमने रख लिया तो सेंटेंस का वर्क डन भी अगर हमने पहले रखा तो इस सेंटेंस का जो डूअर होता है वह कहाँ चला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वह क्या होता है, लास्ट में होता है। एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपके कितने फ्रेंड्स हैं,
तो आप 1 बाई 1 करके फ्रेंड्स का नाम लेंगे। तो उस फ्रेंड्स का नाम आप पहले लेंगे जो फ्रेंड आपके लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बात सही है ना सर? तो जो दोस्त आपके लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसका नाम आप पहले लोगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? यहाँ पे आगे होगी। अगर मान लीजिए हम बात करें टीचर्स और यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर लें, तो टीचर अगर स्टूडेंट की बात करें तो दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो आप बोलिएगा सर टीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो टीचर आगे रखा हुआ है, मतलब आगे खड़ा होता है, और ठीक उसके अपोजिट में क्या होते हैं? स्टूडेंट बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वह कहाँ पे होगा? आगे में होगा, और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वह आखिर में होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, अर्थात सपोज करिए कि डूअर इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं रहे, तो डूअर को हम क्या कर देते हैं? डूअर को सर लास्ट में नहीं रख के उसको कभी कभी हटा भी देते हैं। तो याद रखने वाली यह बात है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट शुरुआत में रहे, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट शुरुआत में रहे डूअर, तो उस चीज को हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर डूअर आगे रह रहा है और किया गया व्यक्ति का काम पीछे रह रहा है तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। यदि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा तो उसको भी हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस का। तो जो सेंटेंस का जो डूअर होगा यदि सेंटेंस के आखिर में चला जाएगा तो उसको आप पैसिव वॉइस बोलेंगे। यदि कोई सेंटेंस का ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाए तो भी आप उसको पैसिव वॉइस ही बोलेंगे। यदि कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है तो हम उसको हटा देते हैं, अर्थात डूअर यदि किसी सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ मिलेगा उसको भी आप क्या बोलोगे? उसको भी आप बोलोगे पैसिव वॉइस। अब हम आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको बताना है, आप कमेंट भी कर सकते हैं चाहे तो। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हम सभी के सामने है कि सर यह जो सेंटेंस है आपको पहचानना है एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला ही सेंटेंस अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस कहता है पवन सर टीचेज इंग्लिश। तो इस सेंटेंस का डूअर कौन है? आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में। इस सेंटेंस का डूअर कौन है? तो आप बोलेंगे सर ये तो बेसिकली वर्ब हो गया, और इसी वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है? तो आप बोलेंगे पवन सर। इसका मतलब कि सेंटेंस का डूअर कहाँ पे है? स्टार्टिंग में है। और जब सेंटेंस का डूअर स्टार्टिंग में होगा तो वैसे वॉइस को हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा एक्टिव वॉइस बोला जाएगा। और इस सेंटेंस का जो डूअर है आगे में है, और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह आखिर में है, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा सर वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस ही बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इंग्लिश इज टॉट हियर। अब बताइए अंग्रेजी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो एक चीज आप हमें बताएंगे कि सर अंग्रेजी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या अंग्रेजी को पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है?
यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से इंग्लिश को पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है आपके हिसाब से? तो आप बोलिएगा सर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन सर अंग्रेजी पढ़ा कौन रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब कि करने वाला व्यक्ति सेंटेंस में नहीं है। तो सर ने आपको बताया था यदि करने वाला सेंटेंस में रहे ही नहीं, अर्थात सेंटेंस में डूअर रहे ही नहीं, जब डूअर नहीं रहेगा तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? तो आप कहिएगा सर वैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसी को हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बात क्लियर है सर? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो अंग्रेजी बोली जाती है, बोलता कौन है, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? बोलने का जो काम है सर, स्पोकन लिखा गया, बोलने का जो एक्शन है, इस एक्शन को कर कौन रहा है, इसके बारे में आपको इस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है सर। जब सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि सर अंग्रेजी बोल कौन रहा है, तो इस बात का जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? तो कहिएगा सर ऐसे भी सेंटेंस में डूअर नहीं है, तो जो डूअर नहीं होता है वैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। आगे देख लेते हैं। कह रहे कि सी नोज एवरीथिंग। सर सी नोज एवरीथिंग, इस सेंटेंस को देखे तो सर वर्ब ए रहा और वर्ब के स्टार्टिंग में सी आया है, इसका मतलब यही डूअर है। करने वाला व्यक्ति जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेगा सर वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है कि चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों के बीच में चॉकलेट बांटी गई। तो बच्चों के बीच में जो चॉकलेट बांटी गई है, उस चॉकलेट को बांटने वाला कोई व्यक्ति है? आप बोलेंगे सर बांटने वाला तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। जब इस सेंटेंस को करने वाला, आप देख सकते हैं चॉकलेट बांटा कौन है? कोई इंसान भी बांटा होगा, और जो इंसान बांटा होगा क्या उस सेंटेंस में उसका चर्चा है? इस सेंटेंस में उस व्यक्ति का चर्चा है? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर उसका तो चर्चा ही नहीं है। जब सेंटेंस का डूअर ही नहीं है तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा सर वैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन ले लेते हैं और एमसीक्यूज क्वेश्चन के बेसिस पे हम उस चीजों को देखते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से वह फंक्शन करता है। तो चलिए एक छोटा सा पीडीएफ है हम सभी के सामने, उसको देख लेते हैं कि यह कैसे एक क्वेश्चन को हम पहचानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहा, देखते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यह कहता है कि सर बताइए इस क्वेश्चन में, एक मिनट कलर चूज कर लेते हैं, रेड ही ज्यादा सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। हमसे पूछा गया कि सर यह सेंटेंस में कौन ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस है। तो आपको पता क्या क्या होना चाहिए? पता यह होना चाहिए सर एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस में क्या बताया सर? एक्टिव वॉइस में सर अभी डिस्कस किए कि सर एक्टिव वॉइस का जो भी डूअर होता है, डूअर जो होता है वह कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे सर डूअर से स्टार्ट होता है। डूअर से स्टार्ट होता है तो जो सेंटेंस डूअर से स्टार्ट होगा उसको पैसिव वॉइस बोलेंगे। डूअर अगर स्टार्टिंग में होगा तो व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करेगा वह कहाँ होगा? लास्ट में होगा। तो जो डूअर आगे होगा उसी को हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। तो अब देख लेते हैं, द केक वॉज बेक्ड बाई मैरी। अच्छा, इसमें करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आप बोलिएगा सर इस वाले सेंटेंस में करने वाला जो व्यक्ति है वो तो मैरी ही है। प्रॉपर दिख रहा है ना? चलिए, करने वाला व्यक्ति तो मैरी है, इसका मतलब कि मैरी तो आखिर में चला गया, और जब मैरी आखिर में चली गई तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया। तो ये तो आंसर होना नहीं है, ये ऑप्शन छट गया सर। कह रहे कि मैरी बेक्ड द केक, मैरी ने केक को बेक्ड किया, इसका मतलब कि डूअर कौन है? तो आप बोलेंगे मैरी है। और जब डूअर स्टार्टिंग में होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और यही चीज तो हमसे पूछा गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप आंसर करके आते और आंसर आपका बिल्कुल सही होता। इतनी बात क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने कहता है, इन विच ऑप्शन इज द सेंटेंस करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एक्टिव टू पैसिव। कौन ऐसा सेंटेंस है जिसको हमने सही तरीके से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म किया है? तो सबसे पहले हम सर बताना चाहेंगे आपको
ये आंसर है सर, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब आप बताएंगे। कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म किसको किया गया है, एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेक्टली किसको किया गया है, तो दिमाग लगाकर आप बता सकते हैं। कह रहा है कि सी विल बी प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। सर एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने की बात कही जा रही है, तो सर एक्टिव सेंटेंस रहा होगा तो उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो पैसिव की खास बात क्या है, तो सर ने बताया था कि सर पैसिव की खास बात यह है, पैसिव वॉइस की खास बात यह है, पैसिव वॉइस का खास बात यह है कि जो डूअर होता है सेंटेंस का वह कहाँ चला जाता है, आप बोलोगे लास्ट में चला जाता है। डूअर लास्ट में होता है, लेकिन किया गया जो काम होता है वर्क डन, वर्क डन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे वर्क डन से स्टार्ट होता है। और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वह कहाँ होगा, वह भी पहले होगा। इसका मतलब कि जो इस रूल को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कह रहे हैं कि शी विल, अरे काम करने वाला व्यक्ति स्टार्टिंग में आ गया तो ये तो पैसिव वॉइस होगा नहीं, ऑप्शन हो गया कैंसिल। प्रिपेयरिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, सर सेंटेंस में या तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, नहीं तो वर्क डन से पहले होना है, पहले या तो वर्क डन या फिर स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। प्रिपेयरिंग एक वर्ब है, इसीलिए आपका आंसर ये नहीं होगा। आगे करे द रिपोर्ट बाय हर, यहाँ पे सर कुछ सेंसिबल मीनिंग नहीं आ रहा है। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट हो गया, स्टार्टिंग तो किया गया, लेकिन सर बाय हर, चूंकि करने वाला जो व्यक्ति है हर है, सी है, और सी को कहाँ होना चाहिए था, लास्ट में होना चाहिए था, यानी जो डूअर होता है वह लास्ट में होना चाहिए था। तो डूअर सेंटेंस के बीच में आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को देखिए, रिपोर्ट को आगे लिखा गया, यानी ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया है, ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया और जो करने वाला व्यक्ति है वह आखिर में है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में करने वाला व्यक्ति लास्ट में है, तो यह सेंटेंस आपसे पूछा गया था पैसिव वॉइस, और यही आपका पैसिव वॉइस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कितने लोग सही कर पा रहे थे? चलिए, तो ए हुआ सर 2 नंबर क्वेश्चन। आगे भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंस, हमको पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, यही आप इसको आइडेंटिफाई करने का मतलब डूअर होना चाहिए लास्ट में और वर्क डन होना चाहिए स्टार्टिंग में, या फिर उस सेंटेंस का शुरुआत होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं तो लिखा गया द टीम प्लेड द मैच इंथुसिएटिवली। आगे देखें द मैच वॉज प्लेड, तो सर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया टीम ने प्ले किया, टीम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमको पैसिव वॉइस फाइंड करना है। वर्ब से स्टार्टिंग हुआ, आंसर नहीं हो सकता है। इंथुसिएटिकली लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग से नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा द मैच वॉज प्लेड और इंथुसिएटिकली बाय द टीम। और देखिए सर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखा गया है, और जब ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा वैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ क्वेश्चंस होगा सर हम लोग के सामने। विच सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, कह रहे कि कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में नहीं है, तो पैसिव वॉइस में नहीं है इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। देख लेते हैं, चाहे देख लेंगे सर। तो कह रहा है कि द लेटर वॉज रिटन बाय जॉन, सेंटेंस में लिखने वाला व्यक्ति जॉन है और जॉन को कहाँ रखा गया है, तो आप बोलेंगे लास्ट में, अर्थात डूअर कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर डूअर तो लास्ट में चला गया, और जब डूअर लास्ट में चला गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ये आंसर नहीं हो सकता है चूंकि पूछा गया नॉट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हम देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के सामने है क्या सर, कह रहे कि जॉन रोट द लेटर, करने वाला व्यक्ति कौन है, जॉन ही तो है, और जॉन जब है करने वाला व्यक्ति और जॉन को रखा गया स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में रखा गया तो ए हो गया सर एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हो गया। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि कौन पैसिव वॉइस में नहीं है, इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस में है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा जॉन रोट द लेटर। बात क्लियर है सर, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, सेंटेंस में पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो करेक्ट पैसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है।
पैसिव का मतलब कि डूअर लास्ट में, करने वाला व्यक्ति लास्ट में होना चाहिए, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वह लास्ट में चला जाएगा, और जो एक्शन हो रहा है वह पहले हो जाना चाहिए। एक्शन क्या है? अ न्यू ब्रिज, यहाँ पे न्यू ब्रिज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, करने वाला व्यक्ति वर्कर्स है, तो वर्कर्स को हम रखेंगे आखिर में, और जब वर्कर्स को आखिर में रखिएगा तो पैसिव वॉइस ना फॉर्म करना है। सर यहाँ पे देख सकते हैं पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया, इसका मतलब कि वर्कर्स लास्ट में जाएगा, यहाँ पे वर्कर्स लास्ट में है, यहाँ भी वर्कर्स लास्ट में है, इसका मतलब या तो आंसर ए होना है या फिर आंसर बी, ये दोनों में से आंसर सेंसिबल नहीं है। अब आगे छट जाता है सर, तो बोला गया अ न्यू ब्रिज इज बिल्डिंग। तो अब एक बात और जान लीजिए, पैसिव वॉइस में हम किसी भी तरीके का फॉर्म V1, V2, V4 और V5 का यूज नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस में ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ यूज किया गया V4, तो V4 सर जब पैसिव में यूज ही नहीं होता है तो आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक चीज और याद करके जाइए, आज याद यह करना है कि सर हम पैसिव वॉइस में वर्ब का V4, V1, V5 और V2 का यूज नहीं करते हैं, तो यूज क्या करते हैं? तो यूज करते हैं ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे देखते हैं सर, विच सेंटेंस इज इन द एक्टिव फॉर्म, कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव फॉर्म में है? एक्टिव का मतलब होता है सेंटेंस का डूअर जो होगा वह पहले होगा और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा बाद में होगा। डूअर पहले रखना है। अब जब डूअर पहले होगा तो ए ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया गया, और जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वह पैसिव वॉइस होगा, ये आंसर नहीं होगा। द ऑथर रोट द नोवेल, यह थोड़ी देर के लिए हो सकता है क्योंकि ऑथर ने लिखा है और ऑथर स्टार्टिंग में है, इसका मतलब कि डूअर पहले है, थोड़ी देर के लिए हम सोच सकते हैं। राइटिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, आंसर नहीं होगा। द नोवेल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया, आंसर नहीं होगा। खोजना क्या था? सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का डूअर। डूअर कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे पहले होता है, शुरुआत में होता है, तो पहले कहाँ लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में पहले है, यही आपका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 7 नंबर, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंस। हमको पैसिव वॉइस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। एक बार फिर से, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो डूअर होता है वह बाई के साथ लास्ट में लगा होता है। इसका मतलब जो डूअर होगा वह लास्ट में चला जाएगा, तो जिसमें डूअर लास्ट में होगा उसी को हम आंसर करेंगे। बाई द स्टॉर्म, बाई द सिटी, सर स्टॉर्म पहले आ गया, आंसर नहीं होगा क्योंकि डूअर यही है। अब जो पढ़ लेते हैं सर, द स्टॉर्म कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द सिटी, इसका मतलब कि डैमेज कौन किया है? तो आप बोलेंगे स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान, इसका मतलब बेसिकली डूअर आपका कौन है? तो डूअर यही है। पैसिव वॉइस खोजना है तो डूअर कहाँ होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर डूअर शुड बी ऑलवेज इन लास्ट, डूअर हमेशा लास्ट में होना चाहिए, तो जिसमें डूअर लास्ट में होगा वही आंसर होगा। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि सर इसमें जो होता है वह थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म यहाँ पे डैमेज और कॉज आंसर नहीं आया। देखिए यहाँ पे लिखा गया कॉज्ड, तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। डूअर बाई द स्टॉर्म लास्ट में चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी आंसर होना है। आगे बढ़ा जाए, आगे जब बढ़ते हैं तो विच ऑफ द करेक्टली ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इसका मतलब कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी किया गया है। तो आपको खोजना क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब कि जो डूअर होगा वह कहाँ जाएगा? डूअर जाएगा सर लास्ट में। लास्ट में जाने का मतलब यह हुआ कि उसको लास्ट में कर देंगे डूअर को, तो लास्ट में करिएगा। करने वाला व्यक्ति सी है तो सी चला जाएगा अब लास्ट में, और जब यही पहले आ गया तो यह तो एक्टिव वॉइस हो गया, आंसर नहीं होना है। ये लिखा गया कंप्लीटिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आंसर नहीं होगा। या तो आंसर ए होना है या फिर आंसर या तो बी या नहीं तो डी। पढ़ते हैं थोड़ा सा। द असाइनमेंट माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, माइट हैव बीन, सर जो ऑब्जेक्ट होगा वह पहले आना चाहिए। पैसिव वॉइस की खास बात क्या है कि सर डूअर जो होता है वह डूअर तो लास्ट में चला जाता है। डूअर ऑलवेज
इन लास्ट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वह कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे सर यह तो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्ट इसी से होता है, और जब इसी से स्टार्ट होगा तो ऑब्जेक्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट से स्टार्ट किया गया, यहाँ माइट हैव बीन से स्टार्ट किया गया, आंसर नहीं होना है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम बी करते और हमारा आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। आ गए हम लोग चूज द एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस खोजना है, इसका मतलब डूअर पहले होना चाहिए, तो जिसमें डूअर लास्ट में होगा उसको पहले छांट दिया जाए, जिसमें डूअर लास्ट में होगा उसको पहले छांटा जाए। डूअर यहाँ लास्ट में है, छट गया, डूअर यहाँ लास्ट में है, छट गया, डूअर पहले होना चाहिए, शैली पहले है, यहाँ डूअर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। दिमाग लगा पा रहे थे सब लोग? अब ऐसे ही दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर विच सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव फॉर्म। कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस के फॉर्म में नहीं है? पैसिव वॉइस के फॉर्म में नहीं है, पैसिव वॉइस के फॉर्म में नहीं है, आपसे पूछा गया। दिमाग लगाइएगा, पैसिव वॉइस के फॉर्म में नहीं है, तो पैसिव वॉइस के फॉर्म में नहीं। द हाउस वॉज बिल्ड, सर इसमें तो डूअर है ही नहीं, जब डूअर नहीं है तो पैसिव वॉइस के फॉर्म में है, तो ये आंसर नहीं होगा। बिल्डिंग द हाउस इन द, ये फालतू का सेंस दे दिया। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्ड द हाउस इन, ये भी हो गया सर, एक्टिव हो गया आंसर। आप दिमाग क्या लगा पाते? कह रहा है कि विच सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, कौन सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में नहीं है? ये भी पैसिव वॉइस में है, बाई लगा, ठीक है सर। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये भी ये तो सर आपका किस में चला गया? एक्टिव में चला गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा एक्टिव में। देखिए क्या, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो वर्कर्स है वही बिल्ड कर रहे हैं, तो जो डूअर है वह कहाँ पे है सर? स्टार्टिंग में है, और जब स्टार्टिंग में डूअर हो गया तो वही सेंटेंस आपका हो जाएगा, वही सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस सेंटेंस को फॉर्म खोजना है, इसका मतलब डूअर जाना चाहिए लास्ट में, डूअर यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में डूअर पहले है, तो पहले वाले डूअर पे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे डूअर लास्ट में है, थोड़ी देर के लिए ठहर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग होना चाहिए सर, वर्ब से स्टार्ट कर दिया गया, आंसर नहीं होगा। डिलीशियस मील कुक्ड बाई, ये होना चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में होना चाहिए था लेकिन कर दिया गया बीच में, तो आंसर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। आगे देख लिया जाए, आगे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है सर। आगे देखते हैं, द चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव वॉइस को आपको चूज करना है। पैसिव वॉइस कह रहा है क्या? कमिटी हैज चूजन द न्यू चेयरमैन, द न्यू चेयरमैन हैज बीन चूजन बाय द कमिटी। अब आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस का मतलब, पैसिव वॉइस का मतलब। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। पैसिव वॉइस का 12 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, तब हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, विच सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है? तो एक्टिव वॉइस में डूअर पहले, तो डूअर यहाँ पे कहाँ चला गया? लास्ट में चला गया, पैसिव वॉइस हो गया, आंसर नहीं होगा सर। डूअर पहले होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले रख दिया, वर्ब पहले रख दिया, ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो डूअर पहले इसी में है, तो आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। एक भाई साहब हैं राजीव रंजन जी, उनका वीडियो पूरा देखते हैं, पूरा का पूरा उनका कमेंट आता है। आप लोग भी पूरा वीडियो देखा करिए, तब जाके आपको कमेंट आएगा। कुछ लोग ऐसे हूँ कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस के सेंटेंस को हमको क्या करना है? चूज करना है। देखते हैं, द टीम सॉल्व द पजल इन रिकॉर्ड टाइम। पैसिव वॉइस मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट लास्ट में, ऑब्जेक्ट लास्ट में जाना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट रहना भी नहीं चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लास्ट में दिया हुआ है, बाय द टीम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में बने रहिएगा। अगले क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।